ऑपरेशन पाखंड लोग के पहले हिस्से में आप देख चुके हैं कि नोएडा की दरगाह के खादिम ने काम करने की गारंटी दी, वो भी पैसे की मांग करते हुए खुफिया कैमरे पर कैद हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं खुफिया ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा। हमारी टीम दूसरे दिन खादिम मौलाना शकील से मिलती है। वो हमारा इंतज़ार भी कर रहा था। हमने उससे जो बातें आगे बढ़ाई, अब उसकी तस्वीर आप देखिए। तो ऊपर वाले से तौबा कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उजाड़ दूंगा वहां से। मौलाना शकील का ये चेहरा अब तक आपके जहन में बैठ चुका होगा और इस शख्स को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। एक ऐसा मौलाना जो दावा करता है कि वो शमशान में जादू टोना कर सकता है, दुश्मन को तबाह कर सकता है। मेरी बात सुनिए, उन्हें कुछ सारे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना होते। बस तो ये सारे काम शमशान होते हैं, इनका कोई करने वाला है भी नहीं। आप समझे? आप जैसे हम गारंटी से करके देंगे तुम्हें। पहली ही मुलाकात में मौलाना शकील ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पैसे मांगे। जिस दुश्मन कारोबारी को तबाह करना है उसकी फोटो मांगी, 1400 रुपए की जादू टोना की सामग्री मांगी। आखिर दूसरे दिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जब दरगाह पहुंचे तो मौलाना हमारा इंतजार करता मिला। लिया है वो सामान तो नहीं, हम पैसे दे देते हैं। सामान अगर आपके पास रखा तो होगा ही कुछ ना कुछ। मंगवाता हूँ मैं भाई। अब मैंने काम बंद कर रखा, मैंने बताया ना, मैंने कोरोना के बाद बिल्कुल बंद कर दिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ओहो। तो पहले रात दिन यहीं रहता था, काम करता था, गाड़ी मेरी यहीं खड़ी रहती थी, भागते थे, दौड़ते थे। फोटो तो हम ले आए। फोटो दे दो बस तुम मुझे। बड़ी लाए तो उससे निकलानी पड़ी ना, व्हाट्सएप पे। हाँ, मुझे पासपोर्ट साइज दिखने वाली। ये भी दुकान पे बैठती है? हाँ, मतलब दोनों ही बैठते हैं ना, जैसे लेडीज का ये देखती है। इसकी माँ का नाम बता दो मेरे। लड़की की माँ का नाम है, इसका नाम है सुनीता। इसकी माँ का नाम है गायत्री देवी। नाम सही देना तो काम सही होगा। हाँ, नाम सही। और नाम सही नहीं होंगे ना तो नाम तो सही। सुनीता और माँ का नाम है गायत्री देवी। माँ का नाम गायत्री देवी। इसका बताओ लड़की का। अमित कुमार। लमिति अमित कुमार लिखता है नाम है। माँ का नाम बताओ तो समिति को तो इसका फोटो। बाप का नाम सुल्तान सिंह। बाप का नहीं, माँ का नाम है अमित के बाप का नाम क्या? माँ का? बाप का नाम सुल्तान सिंह है। माँ का नाम विनीता है। विनीता। हमने जो फोटो मौलाना शकील को दी वो एआई तकनीक से बनी एक काल्पनिक फोटो थी। नाम भी हमने काल्पनिक ही बताए, लेकिन मौलाना शकील हमारे सच को पहचान नहीं पाया। मौलाना शकील ने अपने हाव भाव से ये दिखाने की कोशिश की कि वो सचमुच कुछ बड़ा करने वाला है। उसने न सिर्फ दुश्मन को बर्बाद करने की बात बार बार कही, बल्कि ये भी दिखाया कि अपने काम को लेकर वो कितना ईमानदार है। देखो सुनो, काम बांधने की बात ऐसी है कि अगर उसकी हरकत हुई तो ऊपर वाले से तौबा कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उजाड़ दूंगा वहां से भी। अगर उसने करा है तो सुन लो, अगर उसने नहीं करा है तो फिर मेरी तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारा भला कर सकता हूँ, उसका बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमें भी जवाब देना पड़ता। सही बात। हम ऐसी जगह बैठे हैं कि अगर हम इन्हीं गलत कामों को करने लगे तो हमारी जिंदगी थोड़े बहुत दिन की है, ज्यादा दिन की नहीं है। सही बात। ना तो हम भलाई के लायक रहेंगे ना बुराई के लायक, बीच में लटक जाएंगे। अगर उसका जरा सा भी इन्वॉल्व मिला मुझे इसके अंदर तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करके बता दूंगा, चाहे कहीं भी कराना, मुझे इससे बात नहीं तो आपके पास समझ गए। लेकिन अगर उसका वो इन्वॉल्व हुआ तो उसे धोखे से मैं बराबर कर दूंगा।
अब तक मौलाना को वो सामान नहीं मिला था जिसे लेकर वो शमशान जाने वाला था और जादू टोना करने वाला था। इसलिए उसने सामान के लिए पैसों की डिमांड रखी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उसकी ये मांग भी पूरी की। आज ही मंगवा लूंगा सामान, कल आज रात को देख लूंगा और कल एक बार मुझे फोन कर। कल कितने बजे आ ही जाएंगे। आ जाना 1 बजे करीब पहुंचूंगा मैं, 12:30 बजे करीब, 1 बजे करीब आ जाओ। हमारा तो यही है ना, 26 में तो वहाँ से आ जाएंगे। आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये उन्वॉल्व हुआ तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, ये दरगाह में बैठे हुए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, अगर ये इस लायक हुआ कि हाँ भी ये मान जाएगा तो चलो ठीक है, नहीं मानने वाली चीज होगी ना अगर मैंने देख ली तो मैं उजाड़ दूंगा उसे यहाँ से। दूसरे दिन मौलाना ने यह साफ कर दिया कि वो रात में शमशान में साधना करेगा, काले जादू से दुश्मन को उजाड़ देगा। मौलाना को यह काम धोखे से करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वो हद से भी आगे गुजर जाएगा। यहाँ हम साफ कर दें कि मौलाना शकील को हम बार बार इसलिए रुपए दे रहे थे ताकि हमारी पड़ताल आगे जारी रह सके। हमें पता था कि पैसों के लालच में ही मौलाना खुलकर हमसे बात करेगा। हालांकि जब हमने मौलाना के साथ में शमशान चलने की बात कही तो झूठ पकड़े जाने के डर से उसने साफ साफ मना कर दिया। मैं आपके साथ शमशान में भी आना पड़े, हमें कोई समस्या नहीं। तो जो आप आदेश करोगे हमें कोई देखो सुनो मेरी बात, वहाँ जाके मेरे साथ करोगे क्या? नहीं, जो आप आदेश करोगे क्या समझे? नहीं, जो आपको ठीक लगे आदेश करोगे, पैसे से ढेले से। मैं एक बार सामान के तुम मुद्दे अधिकारी होगे मंगवाने के, यार काम करने का मैं आऊंगा और जो टाइम दे दूंगा उस टाइम बनाओ, उससे 10 दिन बाद आने के मुझसे पैसे ले जाना, नुकसान मेरा होगा। नहीं, एक चीज मैं ये पूछ रहा था, जैसे किसी को कोई बीमारी है उसका भी इलाज हो जाता है क्या? हाँ है। क्या बीमारी है? मतलब जैसे किसी को कैंसर है या शुगर, इस तरीके का? ऊपरी का होता है। ऊपरी का, बस ऊपरी का। इन चीजों में धोखा देना किसी को सबसे बड़ी पकड़ है। जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं, जिस चीज का नहीं, जैसे दवा ना लग रही, दवा ना लग रही है, दवा ना लग रही, ला के दिखा देना, असरात हो सकते हैं उसमें। ये दीमक की तरह खोखला करते हैं आदमी। अच्छा। असरात जो होते हैं 3 चीजों पर काबिज होते हैं, दिल, दिमाग और खून। अच्छा। अगर उनके ये दर्द रहता है यहाँ पर, दवाई नहीं लगती, ये दर्द रहता तो 101% असरात है। मैंने तो कल आपकी इतनी तारीफ करी अपने दोस्त से। 3 सेट मेरे यहाँ पे पड़ा होता। नहीं तो किसी को लाना मतलब ऐसा नहीं, ऐसे ये वक्त की बात है कि तुम्हारे पास मैं तुम्हारा कर रहा हूँ। नहीं भाई, इसे चुपचाप करा लो मेरे। तो कल कितने बजे आ जाए? 1 बजे तक। हमने जो सोचा था वही होने लगा। पैसों के लालच में मौलाना अपने राज एक एक कर उगलने लगा, पाखंड की एक एक परत खोलने लगा। मौलाना हमारे सामने वो सारे तरीके बताने लगा जो भोले भाले लोगों को अंधविश्वास के जाल में उलझाते हैं। वैसे ही जाल में मौलाना हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को भी उलझा रहा था, तारीख पर तारीख दे रहा था। और यहीं पर हमारे दूसरे दिन का मिशन खत्म हो गया। लेकिन हमें अभी इंतजार करना था। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मौलाना को एक ऐसी तस्वीर दी थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से तैयार की गई थी। यानी ये ऐसे लोगों की तस्वीर थी जिनका इस धरती पर कोई वजूद नहीं है, लेकिन बिना वजूद के ही लोगों की फोटो रखकर मौलाना शकील शमशान में काला जादू करने वाला था, मरण क्रिया को अंजाम देने वाला था, शमशान में शैतानों की हांडी भेजने वाला था। अब तक अगर आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ चुके हैं तो इनको अभी आप रोक के रखिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये दूसरी कड़ी पे पहुंचे, अभी और भी खुलासे होने बाकी है इस कड़ी में, क्योंकि नोएडा के दरगाह के खादिम को लेकर अभी आप बड़े खुलासे देखने वाले हैं। मोहम्मद शकील ने कहा कि वो दुश्मन को काले जादू के जरिए पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मौलाना शकील ने यह भी कहा कि काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद को वो पार कर सकता है। मौलाना के मुताबिक उसे शमशान में जादू टोना करना होगा। अनिल, सबसे पहले यही बताइए, शमशान या कब्रिस्तान? क्योंकि अगर ये शमशान पूरे जिक्र कर रहा है तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि भाई या तो उसका क्लाइंट अगर हिंदू है तो उसे शमशान बोला जाए, सामने वाला अगर दूसरे धर्म का है तो उसे कब्रिस्तान बोला जाए। यानी मार्केटिंग की तरीके थे क्या उसके? रोहित भाई, मैं आपको बता दूं, हम तकरीबन डेली 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रुकते थे और इनके पास जो लोग आते थे इनसे मिलने और तथाकथित इलाज कराने जो लोग आते थे वो हर धर्म के होते थे और उनमें ज़्यादातर हिंदू होते थे।
और इसी वजह से उसने शमशान वर्ड का इस्तेमाल करा। और मुझे रोहित भाई हंसी इस बात पे आ रही थी और गुस्सा भी वहाँ आ रहा था। हमने इसी सिस्टम पे जहाँ हम बैठ के काम करते उसी सिस्टम पे AI से फ़ोटो निकाली और लेके चले गए। मैं जब उनको देख रहा था वो बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, मुझे कभी हंसी आ रही थी उनके ऊपर और कभी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो फ़ोटो इस ब्रह्मांड पे एग्जिस्ट ही नहीं करती उस फोटो को लेकर इतने इतने बड़े क्लेम। और वो बता रहे थे मेरे पास बहुत जिन्नात हैं। वो जिन्नात ये नहीं पहचान पाए कि आपके सामने कोई व्यापारी नहीं बैठे, ये आपके सामने न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर बैठे हैं। ये पहली बात से ही उनकी जो कारस्तानी थी वो सब खुलने लगी, लेकिन हम उसका फिर उसे हम एंजॉय करने लगे। ठीक है, लेकिन अभी तो अनिल कड़ी आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत सारी तस्वीरें भी आपने जो कैप्चर की है वो भी लेके जाऊंगा, लेकिन मैं योगी उमेश पुरी से पूछूंगा। योगी साहब, सुना आपने अनिल ने जो कहा, हिंदू भी जाते हैं, क्रियाएं शमशान हो जाती हैं। अब ये कौन सी क्रिया है जिसके बारे में शायद आपने कहीं सुना हो, जाना हो, कि दरगाह पे बैठा मौलाना शमशान में जाकर कोई सिद्धि करेगा जिससे दुश्मन को ख़त्म कर देगा? देखिए, पहले तो न्यूज़ नेशन को और विशेष तौर पर अनिल यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद कि इस प्रकार का भांडा फोड़ने का इन्होंने काम किया। और इस प्रकार के लोग ये मनुष्यता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और जिनको आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है और ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने मेरे से प्रश्न किया कि शमशान प्रक्रिया जो क्रिया है और रेगिस्तान, ये जो इनका मुसलमानों का होता है जहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान बोलते हैं। ये आपने बड़े अच्छा शब्द का प्रयोग करा कि इनके पास एक जो व्यापार करने की जो बुद्धि, व्यापारी तो है कि कोई हिंदू व्यक्ति आ गया तो उसके सामने शमशान की चर्चा करेंगे, मुसलमान के सामने कब्रिस्तान की बात करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, जिसको हम सऊदी अरब बोलते हैं, मक्का मदीना, जो मुसलमानों का बड़ा पवित्र स्थान है, और इस्लाम के अंदर भी कहीं पर भी ये दरगाह इत्यादियों का कहीं जिक्र नहीं है। इनके लिए केवल अल्लाह की 5 टाइम की नमाज की इबादत करने का है। लेकिन इस प्रकार ये मुसलमान है और इस प्रकार का प्रपंच कर रहा है, भांडा फोड़ने का काम कर रहा है। ये व्यक्ति तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लेकर किसी की सुपारी भी दे सकता है, किसी की हत्या भी करवा सकता है। भाई मेरा काम हो गया। तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पहली बात तो इस प्रकार की दरगाहें बन कैसे जाती हैं, ये दरगाह बनी कब होगी, किसने बनाई होगी, इसका इतिहास क्या है, इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है। और जो भारत में दरगाहें बनती है उनको देखने वाला कोई मैनेजमेंट इस्लाम के अंदर तो होगा, क्योंकि भाई खादिम शब्द है, दरगाह है, मुसलमान है। लेकिन चिंता की बात यह है अगर इस्लाम में इस प्रकार की बातें नहीं है तो ये किसकी शय पर भारत में काम कर रहे हैं? नजीम, जो उमेश पुरी कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप? देखिए, मैं इनके एक बात को कहता हूं। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इनको थोड़ा सा सही कर देना चाहता हूं, इनकी नॉलेज में मैं डाल देना चाहता हूं कि देखिए, हमारे अखंड भारत, जो श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा होता था, इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई है, क्योंकि बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में यहाँ पर आए, अखंड भारत के अंदर। देखिए, इस्लाम जो है हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम पर आया और मुकम्मल हुआ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। मैं इनको दुरुस्त कर दूं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर शमशान, मैं इनकी बात का खंडन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं। नहीं, आपने गलत बात कही। भारत इस्लाम का जनक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल है, भारत इस्लाम का जनक हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो अखंड भारत इस्लाम का जनक, अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो चैनल में दिखाओ। आप श्रीलंका आप चैनल में दिखाओ, नहीं मानते, आप चैनल में दिखाओ, आप नहीं मानते, आप चैनल में दिखाओ। योगी जी, योगी जी, ये मेरा मुद्दा ये नहीं है। मैं अपनी डिबेट पे रहता हूँ, इस पे मैं अलग से बहस कर लूंगा, इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई। लेकिन आप उस पहलू पे आइए ना, क्या दरगाह में इबादत करने की इजाजत इस्लाम में है? हाँ रोहित जी, देखिए, इबादत के लिए मस्जिदें हैं। तो दरगाह क्या है? हाँ सुन लीजिए, दरगाह जो है एक सूफी संत जो होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ने उनको नवाजा, उनके लिए मजार बना दिए जाते हैं ताकि एक ये याद रहे कि हाँ जी ये फला कुरान में है। अरे सुन लीजिए, कुरान में है। अरे सुन लीजिए, मैंने आपको कुरान में है। सुन लीजिए, आप कुरान की बात करते हैं। अरे सुन लीजिए, आप कुरान शरीफ की कौन सी आयत की बात करते हैं? नहीं, योगी जी, मैं उस उद्देश्य से बैठा ही नहीं हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं। नहीं, मैं आप नहीं, योगी जी, आप नहीं समझ रहे। योगी, आ रहा हूँ, सुबह मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, मैं और लोगों से प्रतिक्रिया लूँ, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट और दिखानी है। क्या दरगाह में इबादत जो की जा रही है या फिर वहाँ जो बैठा खादिम है उसके पास इतनी अकाउंटेबिलिटी है कि वो किसी जिन्नात के का इस्तेमाल करके, या इस्लाम में ऐसा कोई ट्रेडिशन है जिससे वो कहे कि हम किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं? क्या इसकी इजाज़त देता है इस्लाम?
देखिए रोहित जी, देखिए इस्लाम तो हमेशा आपस में प्रेम भाव सबको जोड़ने की बात करता है, और यहाँ जो ये मारने की बात करते हैं ये सिर्फ फर्जी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर इनके पास जिन्नात हैं तो भाई हम ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है पूरी दुनिया में ऐसा फैल जाए, सारे देश हमारे भारत के अंदर समा जाए। और रही हाँ एक सेकंड, मैं पूछूंगा, बात करूंगा मैं। देखिए मैं आपको टॉपिक से डिरेल नहीं होने दूंगा, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, क्योंकि आप डिबेट को कहीं और लेके जा रहे हो, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं जिस पाखंड को कैमरे पे लेकर आ रहा हूं ना, उससे जुड़िए और उसका जवाब तलाशने की कोशिश की, क्योंकि ये जरूरी है। हर धर्म के लोग अगर दरगाह पे पहुंच रहे हैं तो हर लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, वो ठगे जा रहे हैं, उनको बचाना जरूरी है। और ऑपरेशन पाखंड लोक में हुए अब तक के खुलासे से ये बात स्पष्ट भी हो चुका है, जिससे आप हैरान भी होंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के फोन भी आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि नोएडा के दरगाह का खादिम मजहब की आड़ में लोगों को डर दिखाकर, तंत्र मंत्र का लालच और भूत प्रेत का खौफ दिखाकर पैसे ऐंठ रहा है। वो कहता है कि उसने शैतानों को काबू में कर लिया है, उन्हीं शैतानों के जरिए मरण करण की क्रिया करने की बात करता है। हमारे रिपोर्टर्स से उसने जो बातें कही वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने इस मौलाना का सच सामने लाने के लिए काल्पनिक चित्र का इस्तेमाल किया, जिसको हमने पिछली रिपोर्ट में दिखाया। इसका अस्तित्व ही दुनिया में नहीं है। वो ऐसी तस्वीर है जो किसी की नहीं है। कंप्यूटर के जरिए बनाई तस्वीर का सच मौलाना नहीं जान सका, उसके जिन्नात शायद फेल हो गए। जरा देख लीजिए आप। नोएडा की एक दरगाह जिसका नाम है दरगाह बाबा शरफुद्दीन, और इस दरगाह का खादिम है मोहम्मद शकील। और हमारे 2 अंडरकवर रिपोर्टर ने 2 दिन में मौलाना को अपने मनगढ़ंत दुश्मन के जाल में उलझा लिया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने एआई से एक फोटो निकाली, काल्पनिक लोगों को अपना कारोबारी दुश्मन बताया। मौलाना ने दुश्मनों को तबाह कर देने का दावा किया। काला जादू करने के लिए मौलाना ने हमसे पैसे लिए। अब तक साफ हो चुका था कि मौलाना ने पैसे ऐंठने के लिए पाखंड का जाल बिछा रखा है, अंधविश्वास की दुकान खोल रखी है। उसे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से भी पैसे चाहिए थे, और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को जाननी थी मोहम्मद शकील की सच्चाई। इसलिए हमारी टीम तीसरी बार दरगाह में खादिम के सामने जा बैठी। उसका तो उसकी घरवाली का उसका नाम निशान भी नहीं आ रहा उसमें। फिर पूरी कलम मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मूछें काली है उसकी और दाढ़ी है हल्की हल्की सफ़ेद उसकी, जैसे सफ़ेद होती है शेविंग कराता। तो ये बड़ी बात नहीं, ना उसके सिर पर टोपी है ना उसके माथे पर तिलक। सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है अगर दोनों में से एक भी होता तो मैं पकड़ता। ये नहीं है, उस आदमी का नहीं आ रहा, ना उसकी घरवाली का आ रहा, तीसरा आदमी आ रहा है। ये मोटी मोटी मूछें हैं उसकी, 50 से 52 साल की उम्र होगी जाएगी। खादिम ये बताना चाहता था कि हमारे रिपोर्टर जिसे दुश्मन समझ रहे हैं वो उसके दुश्मन हैं ही नहीं। उसके काले जादू की क्रिया में किसी और शख्स का चेहरा सामने आया। उसने उस दुश्मन का हुलिया भी बताया, और बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने भी एक नई कहानी गढ़ दी। मूछ कहाँ है वो विक्रम जी की? तो वो तो मूछ अभी तो रखने चालू हुई है, उसकी रखने चालू हुई, पहले थोड़ी रखते यार। अभी तो अब जो मेरे सामने आ रहा है वही तो बताऊंगा, अगर जिसके पे अभी रखी हुई होगी। नहीं, वो दरअसल में क्या है ना, उसने तो अभी 3 महीने पहले से मूछ, 2.5-3 महीने पहले से रखनी शुरू करी है। मूछ है मोटी मूछी, मोटी जैसे आप उससे पहले नहीं रखता था। और वो मतलब बात आपकी एक मिनट रुक, ऐसा नहीं है कि वो उसे हम यूँ कहते कि वो पहले से रखता आ रहा है, वो अभी रखनी शुरू करी 2-2.5 महीने से। हाँ अच्छा, रही बात हमसे बिजनेस भी करना चाह रहा, काम तो तुम्हारा बांध दिया पूरे तरीके से, और तुम्हारे हाथ नहीं बंधे हैं, भी हाथ भी बांधे हैं तुम्हारे, जो किसी को ना दे सको ना ले सको। आखिर मौलाना ने हमारे हाथ भी बांध देने की एक छोटी सी धमकी दे दी, लेकिन मोहम्मद शकील की अभी और भी सच्चाई बाहर आनी थी। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाले जिन दुश्मनों की तस्वीर बनाई वो कहानी से बाहर हो गए, और उनकी जगह ले ली एक और काल्पनिक दुश्मन ने। जिस आदमी की आप बता रहे हो ना, जैसा हुलिया बता रहे हो, ऐसा एक आदमी हमारा पार्टनर बनना चाह रहा है। हाँ, वो जो है करीब 2 महीने से चोट मार रहा कि
तो साथ मिलकर कर लेते हैं, साथ साथ मिलकर मिलकर कर लेते हैं, साथ मिलकर पैसा कौन है वो आदमी? वो जिसका आप प्ले बता रहे हो। है उम्र भी इतनी है। बाल डाई करा था वो अपने काले? हाँ करा था। बाल शेविंग सफेद होती है उसकी? हाँ। बाल तो डाई करा, जैसे मैं खुद डाई कराता हूँ बाल को। नहीं वो तो सब कराते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने मैं ये कह रहा हूँ चेहरा बहुत से बिल्कुल- सफेद रखते हैं ना ना, वो डाई करा। गोल चेहरा उसका भरा, बिल्कुल वो वैसे ही बता रहे जैसे पार्टनर बनना चाह रहा है। आंखों में हल्की फुल्की सुर्खी रहती है उसकी, सुर्खी कैसे? लाल पंसा हल्का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और ड्रिंक करता है। ड्रिंक भी करता और लाल भी रहती है, आँखें लाल रहती है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की बातों को सुनने के बाद मौलाना शकील निश्चिंत हो गया। उसने समझ लिया कि तीर निशाने पर लग चुका है, इसलिए उसने एक तरफ तो हमारे रिपोर्टर को डराना चाहा, तो दूसरी तरफ ये गारंटी भी दे रहा था कि उसके रहते कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आदमी जो भी है वो अच्छा नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। तो उसने किया हुआ कुछ तो आदेश करो फिर। नहीं फोन आदेश कर लेते होगा, मिटा के रख दूंगा अगर ये 3-5 करेंगे तो। हो। कोई टेंशन नहीं है, ये आप देखो समझना, सुनो हम मेरी बहुत बात। परेशान है। मेरी बात सुनो, दुनिया के धक्के खाए हुए आदमी है। टेंशन मत ना लो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बता रहा हूँ मैं। तुम्हारा काम शायद ना हो ऐसा। यहाँ बुलाकी के भी जितने भी केस बिगड़े हुए होते हैं ना आसपास के क्षेत्रों के, वो सब यहाँ आते हैं। जो बुलाकी किसी के कब्जे में नहीं आता। बुलाकी गुरुजी, बुलाकी सबसे खतरनाक होता है इनमें असरातों में। तो गुरुजी कैसे करना है मौलाना साहब? देखो सुनो मेरी बात, पहले सबसे पहले अपनी चौबंदी करो, अपनी वो करवाओ बंदिश। ठीक है। ठीक, दुकान में अपनी हल्की सी छींटा मार सकते हो पानी की। हाँ ठीक है, तुम्हें 10 से 11 दिन में तुम्हें अपना भी तजुर्बा मिल जाएगा। हमारी मुहिम सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने दुश्मनी की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। मौलाना शकील ने हमारे दुश्मनों पर काला जादू कर देने का मनगढ़ंत दावा किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर भी मौलाना की हर बात को सही बताते रहे, ताकि वो अपने राज हमारे खुफिया कैमरे के सामने उगलता रहे। और जैसा कि हमने सोच रखा था वैसा ही हुआ। इस बार मौलाना ने दुश्मन को जान से मार देने की बात कही। तो देखो बीमार अगर उसे करना है तो इसमें होगा उच्चाटन। ठीक है। दो ही क्रिया हैं जो सबसे हैवी है। एक तो होता है उच्चाटन, एक होती है मरणकरण की क्रिया। ठीक है। मरणकरण की कैसे? खत्म दुनिया से आदमी। अच्छा, ऐसा है संभव? गुरुजी अगर हो जाए ना तो जो ये- आप आदेश करो कर दो, यही कर जो आप आदेश करोगे मैं कर दो, खत्म। क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। सही नहीं है, समाज के लिए भी सही नहीं है। सोच लो एक बार। सोच लिया हमने तो पहले ही दिन कहा मौलाना था। साहब, जाहिर है मौलाना ये सब पैसे के लिए कर रहे थे, इसलिए हम ये देखना चाह रहे थे कि आखिर वो कितनी डिमांड रखते हैं और काम को अंजाम देने के लिए उनकी प्लानिंग क्या है। तो मौलाना साहब इसका फिर कैसे करना है इनका जो आपने कहा? देखो सुनो मेरी इनको मारी दो। कौन सी मरणकरण कहते हैं? जो होती है मरणकरण की क्रिया। तो मौलाना साहब वही कर दो। खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चे कैसे तय यार उस काम से मैं भी घबराता हूँ। देखो काम सारे होते हैं लेकिन हमारे लिए कर दो, हमारे लिए कर दो। तुम कल आओ फिर मेरे पास। अब तुमने सोचने को मजबूर कर दिया। अब मैं तो थोड़ी शांति तो दे दो हमें, मन से तो शांत हो जाए, ये कुछ तो हमें। हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें नहीं आँच आएगी, ये गारंटी है मेरी। तुम्हें आँच नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और उनका क्या होगा? जितने दिन भी खुले हुए हैं वो सही नहीं है। क्या केड़ा मसला रख दिया तुमने मेरे सामने। मैंने एक काम सब बंद कर दिया। मौलाना साहब देखो सुनो मेरी बात, ये जो क्रिया होती है ना उच्चाटन क्रिया मरणकरण की, एक तो इसमें खून चाहिएता होता है, वो तो मिल जाएगा। जानवर कटता तो खून भी मिलता वो है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नक्श लिखे जाते हैं। ठीक है। मौलाना साहब, ठीक ये होता है कि हंडिया अगर उड़ाई मैंने, इसमें कई तरीके की क्रिया होती है। गुरुजी सारी कर दो। अगर हंडिया मैंने चलाई, सुन लो मेरी बात, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो पकड़ी जाएगी, आवाज के साथ जाती है। इंडिया कैसे चलती है? कैसे गुरुजी? घायल की जो चलती है अच्छा, वो पकड़ी जाएगी, वो आवाज के साथ वो चलती कैसे? है? वो जाएगी और उसके यहाँ आवाज लगाएगी, जा करके वो मौखिल आवाज लगाता है, उसके साथ जी जाता है। जब वो आवाज लगाएगा वो वहाँ देखेगा, तो जब वो आदमी कर रहा है तो थोड़ी बहुत तो तमीज होगी, उसे पूरी नहीं होगी। जिससे वो करवा रहा है या कर रहा है उन्होंने पहले आगे कर दिया होगा। तो इसमें जो तो है यहाँ से उड़ के घुम वाली चलेगी। घुम वाली कौन सी चलेगी? घुम वाली का मतलब ये है कि दीमक की तरी लग जाएगा, वो कहीं भी जांच कराएगा उसकी पकड़ में नहीं आएगी।
कोई बीमारी लग जाएगी, हाँ? बीमारी लग बीमारी हाँ पूरे में फैलानी पड़ेगी, एक में नहीं। ये तो जब ये चलती है तो ये कईयों को लेकर लपेटती है, उसे पकड़ेगी, जो उसका हिमराती बनेगा फिर उसे पकड़ेगी। तो इसमें कम से कम 4 से 5 शैतान भेजने पड़ेंगे, एक दो से काम नहीं चलेगा। 4 से 5 जाएंगे और जब ये लोग अपने इलाज कराने पाएंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक के साथ में 20 होंगी। मौलाना का कबूलनामा विस्फोटक था। दरगाह में इबादत करने वाला शख्स न सिर्फ शैतान को काबू में करने की बात कह रहा था, बल्कि इन्हीं शैतानों के बल पर मौलाना दुश्मन के खात्मे की प्लानिंग भी बता रहा था। मौलाना हर दिन नए पत्ते खोल रहा था, अंधविश्वास की नई कड़ी सामने आ रही थी। अब मौलाना ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से अपनी योजना पर अमल लाने के लिए 1 दिन और की मोहलत मांगी। इनका खात्मा कितने दिन में हो जाएगा? ये बैठ के देखना पड़ेगा, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ये डेफिनेटली पक्का हो जाएगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा। वो तो उसके ऊपर है ना, जैसा हाथ लगे। कि इस काम करने के बाद में क्या होता है कि इसमें ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि ये सही भी है या गलत है। ये डरपोक तो नहीं है जिसे भेजेंगे। तो जिसको बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं, आज ही दबाव मान के कह दिया हम जा रहे हैं, ठूस लिया, बतेरे नमक हराम है, तुम्हारा खा जाएंगे, उसकी तरफ जाके चुगली कर देंगे। तो आप तो शैतान को भेजोगे ना? हाँ यही जाते हैं इसमें, यही कुछ जाते पहुँचते हैं। और अच्छा मिल जाए, ढूंढने से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, जाएंगे वो सारे। आगे हमारे लिए क्या आदेश है? तो मुझे आज सोचने दो, पहले मुझे देखने दो क्या है क्या नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद मौलाना इस बात का खुलासा करने को राजी नहीं हुआ कि आखिर कैसे वो शैतानों को बुलाएगा और इसके लिए वो कौन से हथकंडे अपनाएगा। हालांकि अगली मुलाकात से पहले और मज़ार के पास से हटते ही मौलाना ने काम के हिसाब से रेट कार्ड जरूर सामने रख दिया। ऐसा जहाँ 50 लग रहा होगा 1 लग जाए, एक बार में काम ही खत्म होना, रोज की टेंशन बहुत। नहीं, मरण करण की क्रिया में कम से कम 250 का खर्चा है। कोई दिक्कत नहीं, कितना 2.5 लाख? 2.5 लाख से कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। 2.5 लाख कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। जड़ जब हो दूंगा 3 दफे के काम में बिल्कुल। यहाँ बैठ तो 90,000 के करीब है। और छोटा कराओगे सिंपल सा क्या समझे, 40-45 उनका मरण करण हो जाएगा ना 2.5 लाख। 101%। ये एक दरगाह के खादिम की सच्चाई है जो ऑपरेशन पाखंड में परत दर परत खुलती गई, जिसका काम धर्म के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाना है, धर्म कर्म के कामकाज के लिए प्रेरित करना है। वो तंत्र मंत्र के जरिए किसी की सांसों पर ब्रेक लगाने की बात कर रहा है, वो भी चंद रुपयों के लिए। कितने दिन में इनका काम खत्म हो जाएगा? देख करके बताऊंगा मैं, जैसा मैंने शैतान हासिल करूंगा वैसा बताऊंगा। शैतान नहीं, वो इंसान भी। अच्छा दूसरा लेना, अभी मैं करंट का कर दूं उस पर 2 महीने का 2.5 महीने का, हम चोट खा जाएंगे। सबसे पहले उसको दीमक की तरह उसके घर में लगाना है, आराम से हल्का सा झटका देगा, निकल जाएगा, हल्का झटका देगा, वो काबिज हो जाएगा, बगैर नाम का हो। ओहो, जब वो काबिज हो जाएंगे फिर किसी की मैं तुम्हें बता दूंगा कि 1.5 महीने में मरेगा, 15 दिन में मरेगा, 20 दिन। अरे वाह, या तो गाड़ी के नीचे दे देगा, या ऊपर से फेंक देगा, या गला घोट के मार दे, इतने बुद्धि खराब कर दे कि फांसी लगा के मार दे। कुछ भी कर सकता है। हालांकि इस दौरान मौलाना ये भी जताने से बाज नहीं आया कि वो इस काम को नहीं करना चाहता और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। परसों आ जाओ, कुछ कह रहा होगा, आप बताओ। वही 12 से ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना, एक दफे में पैसे नहीं लूंगा। नहीं, वो जैसा आप आदेश में। नहीं, ये 3 बार में क्रिया होगी, 3 बार में लगेगा। ठीक है। ऐसा होता है ना कि पहले हल्का करके लेके चलूंगा, पहली वाली, समझ गए नहीं? तो उसमें ये होगा कि हम नुकसान से बच जाएंगे अगर ये भाग दौड़ कर ले। और मैं एक ही दफा कर दूंगा तो मेरे भाई तुम भी बेकार हो जाओगे, मैं भी हो जाऊंगा। तो मेरे पास 2 दफे की क्रिया की रही होगी उसकी मौत को आलम में पहुँचाने के लिए, समझ ली? तो दूसरी जो होगी मेरे पास में, वो उससे भी नहीं छोड़ूंगा जो इन्हें बचाएगा।
ये साफ हो चुका था। पहला ये कि मौलाना ने दावा किया कि वो दुश्मन को खत्म कर सकता है। दूसरा ये कि वो ये काम शैतान भेजकर करेगा। तीसरा ये कि इसके लिए वो 2.5 लाख रुपए की फीस लेगा। एक पवित्र स्थल पर बैठा मोहम्मद शकील पैसों के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार था। लेकिन आगे हमें ये भी पता चलने वाला था कि क्या मौलाना के इस काम में और भी कई साझेदार हैं, क्या उसे कई जगहों से मदद मिल रही है और क्या उसके तार राजस्थान तक जुड़े हैं।